नमस्ते दोस्तों। आज हिंदू धर्म के लिए बहुत ही पावन दिन है, क्योंकि आज 22 जनवरी के दिन ही अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत के प्रमुख लोगों के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं। आज कौन कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है, राम मंदिर का अभिषेक आज हो रहा है। ठीक, प्रधानमंत्री पुजारी समारोह का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आज बहुत सी चीजें पढ़ेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट A to Z पॉइंट्स को आज हम लोग राम मंदिर के बारे में पढ़ लेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्यों राम मंदिर इंपॉर्टेंट है, और अगर राम मंदिर से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है मेंस में, चाहे वो यूपीएससी का हो या फिर स्टेट पीसीएस का, तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। ठीक है, और उसके जितने भी मुख्य तथ्य हैं, चाहे मुख्य वास्तुकार हो, डिजाइन सलाहकार हो, निर्माण कंपनियां कौन कौन सी थी, योजना प्रबंधन कंपनियां कौन कौन सी, मूर्तिकार कौन से थे, कुल क्षेत्रफल कितना है, मंदिर का क्षेत्र कितना है, चौड़ाई, ऊंचाई, हर एक चीज को हम लोग बारीकियों से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसको अच्छे से फिगर में भी देखेंगे, जिससे कि आने वाले समय में आपको फिगर बनाने में भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे कौन कौन से प्रमुख सामग्री प्रयुक्त किए गए हैं इस मंदिर के निर्माण करने के लिए, इसका नींव जो बनाया है वो कितना मजबूत बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, ग्रेनाइट का यूज किया गया है, रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट का यूज किया गया है, ये क्या होता है। ठीक है, 14 मीटर मोटाई का परत नीचे के नींव में लगाया गया है, और ये जो मंदिर है मुख्यतः नागर शैली में बना है। ठीक है, तो भारत में 3 प्रकार के मंदिर शैली महत्वपूर्ण है, जैसे कि नागर शैली उत्तर भारत के लिए, और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के लिए, और तीसरा जो है वो बेसर शैली, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियां मिश्रित रूप से पाई जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, और हर एक चीज को हम लोग अभी विस्तार से देख लेते हैं। इसके साथ 15 से 20 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जो आने वाले समय में राम मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा या फिर अभिषेक समारोह की पूर्व संध्या पर मंदिर शहर अयोध्या को फूलों से सजा दिया गया है, और ये जो है मूर्ति को प्रतिष्ठित करने का अनुष्ठान जो है प्रधानमंत्री की उपस्थिति में दोपहर 12:20 से शुरू होने की उम्मीद है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 8000 गेस्टों को आमंत्रित किया गया है, और देश और दुनिया भर में लाइव प्रसारण के माध्यम से लाखों भक्त इसे देख रहे हैं, और एक दिन बाद मंदिर को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तो अनुष्ठान स्नान क्या होता है, इसमें 51 इंच की नई रामलला की मूर्ति है, जिसे पिछले गुरुवार को मंदिर के गर्भगृह में रखा गया था। उसी को रविवार को औषधि युक्त और विभिन्न तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से भरे 114 घड़ों से स्नान कराया जाएगा इसी 51 इंच के रामलला की मूर्ति को। ठीक है, उसके बाद समारोह के लिए प्रारंभिक अनुष्ठान जो है वो 121 पुजारियों द्वारा आयोजित किए गए थे, जिसमें प्रख्यात पुजारी गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ अनुष्ठान की कार्यवाही का समन्वय और देखरेख कर रहे थे, जबकि काशी के लक्ष्मीकांत दीक्षित मुख्य पुजारी हैं। तो ये याद रखिएगा नाम, काशी के लक्ष्मीकांत दीक्षित जो हैं वो मुख्य पुजारी हैं। ये जो है मंदिर बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, तो अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मेन से क्वेश्चन में हम लोग इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। तो श्री राम मंदिर, जिसे अयोध्या का राम मंदिर के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित एक हिंदू मंदिर है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है यह, और माना जाता है कि इसका निर्माण जो है वो राम जन्मभूमि भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर किया गया है, और यह राम मंदिर जो है वो भगवान राम से जुड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासतों को दर्शाता है, और हिंदुओं के लिए अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी रखता है। ठीक है, इसका दृश्य देख सकते हैं, रात में ये मंदिर इतना सुंदर दिखता है। अब इसके कुछ प्रमुख तथ्य को देख लेते हैं। जैसे मुख्य वास्तुकार कौन कौन है इस मंदिर के, तो चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। डिजाइनर सलाहकार कौन है, तो IIT गुवाहाटी, IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे, NIT सूरत, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स। इतने इंस्टीट्यूट जो है वो डिजाइनर के रूप में सलाहकार है। निर्माता कंपनी कौन है, तो L&T सिंपली याद रख सकते हैं, उसका फुल फॉर्म जो है वो लॉर्सन एंड टूब्रो है। ठीक है, परियोजना प्रबंधन कंपनियां कौन है, इस प्रोजेक्ट को जो मैनेज कर रहा है तो टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, उसी को TCEL कहा जाता है।
मूर्तिकार कौन कौन से हैं, तो अरुण योगीराज जो कि मैसूर से संबंधित है, गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे, ये तीनों जो हैं प्रमुख मूर्तिकार हैं राम मंदिर के। कुल क्षेत्रफल कितना है राम मंदिर का? मंदिर के पूरे परिषद का क्षेत्रफल है 70 एकड़, जो कि 70% हरित क्षेत्र है, और मंदिर का पूरा क्षेत्रफल जो है मात्र 2.77 एकड़ है। 70 एकड़ टोटल क्षेत्रफल है, लेकिन मंदिर क्षेत्र का क्षेत्रफल 2.77 एकड़ है। मंदिर के आयाम क्या है, तो लंबाई जो है वो 380 फीट है, चौड़ाई जो है 250 फीट है, और ऊंचाई जो है वो 161 फीट है। वास्तुशिल्पीय शैली जो है वो भारतीय नागर शैली है। उसके बाद वास्तुशिल्प मुख्यतः जो है वो 3 मंजिले हैं, 392 पिलर्स हैं, ये याद रखिएगा, 3 मंजिला 392 पिलर और 44 दरवाजे बनाए गए हैं इसमें। भूमि पूजन जो हुआ था 5 अगस्त 2020 को हुआ था, और उद्घाटन की तिथि आज मतलब कि 22 जनवरी 2024 है। ये जो है पूरा का पूरा मंदिर का पिलर बना हुआ है, ठीक है। इसमें हाइट दिया हुआ है, जो चीज अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हर एक चीज को दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से प्रयुक्त किए गए मुख्य सामग्री हैं जो इस मंदिर के निर्माण के लिए उपयोग किए गए हैं, तो राम मंदिर के निर्माण में स्टील और लोहे का इस्तेमाल पूर्णतः परहेज रखा गया है। इसका इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया गया स्टील और लोहे का, क्योंकि ये समय के साथ खराब होने लगता है, ठीक है, इसमें जंग लगने लगते हैं, इरोजन होने लगता है। इसके बजाय इस मंदिर के लंबे समय तक स्थिरता पर जोर देखते हुए और इसके साथ साथ पारंपरिक निर्माण प्रथाओं के साथ संरेखन को प्रतिबिंबित करने के लिए इसके निर्माण में पारंपरिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है। मुख्य मंदिर संरचना में राजस्थान के भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, मुख्यतः यही उपयोग किया गया है गुलाबी बलुआ पत्थर का। उसके बाद चबूतरे में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं कॉपर प्लेट का फिगर में मैं दिखाया हूं, इस तरह के कॉपर प्लेट उपयोग किए गए हैं, और इस तरह के पिंक स्टोन से ये बनाया गया है मंदिर, और जो सागवान का लकड़ी उपयोग किया गया है, ठीक है। जड़ाई कार्य के लिए सफेद मकराना और रंगीन संगमरमर का भी उपयोग किया गया है। मंदिर के दरवाजे के निर्माण के लिए सागौन की लकड़ी का उपयोग किया गया है, और इसके निर्माण में श्री राम अंकित विशेष ईंटों का उपयोग किया गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो रामशिला नाम की ये ईंटें जो हैं वो राम सेतु के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के साथ समानता रखती है, और इस प्रकार आधुनिक शिल्प कौशल को प्राचीन प्रतीकवाद के साथ जोड़ती है। तो प्रयुक्त अन्य सामग्री कौन कौन से हैं, तो शालिग्राम शिला, तांबे की प्लेट और सोना और अष्टधातु, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुख्यतः उपयोग की गई है। अब राम मंदिर की प्रमुख वास्तुकला विशेषताएं क्या क्या है, जैसे मंदिर के डिजाइन के भव्य आयामों और जटिल विवरण को कलात्मक दृष्टि और पारंपरिक वास्तुकला कौशल के मिश्रण के रूप में संक्षेपित किया जाता है। यहाँ पे मुख्यतः जो बताया गया है कि ये जो राम मंदिर के लिए सर्वोत्तम संभव वास्तुशिल्प डिजाइन खोजने के लिए भारत भर में लगभग 550 मंदिरों का अध्ययन किया गया कि सबसे बेस्ट बनाया जाए, और राम मंदिर के कुछ प्रमुख वास्तुशिल्प आकर्षण इस प्रकार देखे जा सकते हैं। जैसे राम मंदिर के नींव बहुत अच्छा से लगभग 14 मीटर बनाया गया है, और वो भी रोल कर करके बनाया गया है, दबा दबा करके, वो जल्दी टूटे नहीं, ठीक है, खराब नहीं हो, मतलब कि वो लगभग 52 से 53 लेयर बनाया गया है वहां पे। और मुख्य मंदिर में अनेक नई नई चीजों को उपयोग किया गया है। जैसे कि राम मंदिर के नींव की अगर बात की जाए, तो राम मंदिर की जो नींव है उसके निर्माण के लिए कृत्रिम चट्टान की तरह बनाया गया है, ठीक है। उसी को कहा जाता है रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट की 14 मीटर मोटी परत का उपयोग किया गया है। जमीन की नमी से सुरक्षा के लिए ग्रेनाइट का 21 फुट ऊंचा चबूतरा बनाया गया है, और इसी पे मंदिर बनाया गया है। देख सकते हैं ये जो है 53 या 54 लेयर है, ठीक है। अब मुख्य मंदिर की बात कर लेते हैं, तो मुख्य मंदिर जो है वो नागर शैली में बनाया गया है। तो राम मंदिर का मूल डिजाइन जो है 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार, जो हम लोग अभी शुरुआत में बात किए कि सोमपुरा और उसके 2 बेटे ने मिलकर इसका निर्माण किया है, डिजाइन किया है, ठीक है। उसी की बात की जा रही है कि 1988 में ही अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा विकसित किया गया, क्योंकि ये बहुत ही प्रमुख डिजाइनर है। बहुत से महत्वपूर्ण जो भारत के मंदिर है उसका डिजाइन इन्होंने ही बनाया है। हालांकि 2020 में पुराने डिजाइन को वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के अनुसार संशोधित किया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा 2020 में कुछ चेंजेस किए गए 1988 के डिजाइन को, और यह प्राचीन ज्ञान के साथ सौंदर्यात्मक अनुग्रह को मिश्रित करने के सचेत प्रयास को दर्शाता है।
तो सोमपुरा परिवार के पास मंदिर शिल्प कौशल, यही बात हम लोग कर रहे थे कि सोमपुरा परिवार के पास मंदिर शिल्प कौशल की एक समृद्ध विरासत है और वह सोमनाथ जैसे कुछ प्रसिद्ध भारतीय मंदिरों के डिजाइन से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार उनका सहयोग राम मंदिर के वास्तुशिल्प डिजाइन में निरंतरता की भावना लाता है और इसमें एक ऐतिहासिक और कलात्मक आयाम जोड़ता है। तो मंदिर में 3 मंजिला है। प्रत्येक मंजिले को भक्त को भगवान राम की दिव्य यात्रा के विभिन्न चरणों का अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है। बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। मंदिर के भूतल को, ये याद रखिएगा, मंदिर का जो भूतल है उसको भगवान राम के जन्म और बचपन की कहानी को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया है। हर एक तल्ले पे, हर एक फ्लोर को विविधतापूर्ण रूप दिया गया है। जैसे पहला मंजिल है उसको भगवान राम के दरबार की तरह डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। जो ग्राउंड फ्लोर था बचपन के रूप में दिखाया गया है और पहला जो मंजिल है वहां पे भगवान राम के दरबार के रूप में डिजाइन किया गया है। मंदिर में कुल 44 दरवाजे हैं जिसमें से कुछ पर 100 किलो सोने का लेप चढ़ाया गया है। तो मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार भी कहा जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा कि मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है और इस प्रवेश द्वार में रामायण के प्रमुख पात्रों की मूर्तियों और प्रतिमाओं की एक श्रृंखला भी अंकित की गई है। मंदिर के खंभे और दीवारें देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ भारत के सदियों पुराने इतिहास को दर्शाती जटिल नक्काशी से भी सुसज्जित किया गया है। ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं, ये मेन गेट है। ठीक है, और ये सोने का गेट बनाया गया है, ऊपर से सोने का लेप चढ़ाया गया है। इसी तरह के कुछ गेट्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो पूरे परिक्रमा, जहां पे मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए बनाया गया है पैदल मार्ग, तो पूरे परिक्रमा पथ पर पैदल मार्गों और स्तंभों पर वाल्मीकि रामायण की 100 घटनाओं को उकेरा गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब मंदिर के परिसर के बारे में जान लेते हैं। मंदिर एक आयताकार परिसर की दीवार से घिरा हुआ है जिसे परकोटा कहते हैं। तो याद रखिएगा परकोटा किसे कहते हैं। तो मंदिर जैसे मान लीजिए ये है, तो इसके चारों तरफ जो दीवार है उसी को कहा जाता है परकोटा। और इस दीवार की जो कुल लंबाई है वो 732 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 14 फीट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मुख्य राम मंदिर के साथ मंदिर परिसर में कई अन्य धार्मिक संरचनाएं भी शामिल की गई है। जैसे परिसर के चारों कोनों पर एक एक मंदिर बनाया गया है। ये मंदिर जो है वो सूर्यदेव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर परिसर की उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर है और दक्षिणी भुजा में भगवान हनुमान का भी मंदिर दिया गया है। उसके बाद मंदिर के पास सीता कूप नामक एक ऐतिहासिक कुआं भी स्थित है और यह बात जो है वो प्राचीन काल की है। तो मंदिर परिसर के भीतर निर्माण के लिए प्रस्तावित कुछ अन्य मंदिर जैसे कि महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निष्पाद राज, देवी अहिल्या और माता सबरी को भी समर्पित किया गया है। इन लोगों के भी कुछ मूर्तियां बनाए गए हैं। ठीक है, तो कुबेर टीला परिसर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित इस भाग में स्थित भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया है। साथ ही साथ यहाँ रामायण के पात्र भी लगाए गए हैं जहाँ पे जटायु बहुत ही इंपॉर्टेंट था, रामायण से जुड़ा हुआ था, तो जटायु की कांस्य प्रतिमा भी स्थापित की गई है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब अन्य वास्तुशिल्प पहलुओं को भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे मंदिर के ठीक नीचे जमीन से लगभग 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल लगाया गया है। ठीक है, जिससे कि आने वाले समय में इस इतिहास को नहीं भूल पाए कि किस व्यक्ति ने बनाया है या फिर किस तरह से किस सदी में बनाया गया है, इसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन उसमें डाला गया है। इस कैप्सूल में एक तांबे की प्लेट है जिसमें राम मंदिर, भगवान राम और अयोध्या के संबंध में प्रासंगिक जानकारी अंकित की गई है। ठीक है, तो इस टाइम कैप्सूल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मंदिर की पहचान समय के साथ बरकरार रहे ताकि भविष्य में इसे भुलाया न जा सके। मंदिर एक भूकंप प्रतिरोधी संरचना है जिसकी अनुमानित जो है आयु है 2500 वर्ष तक है। मूर्तियां जो है वो गंडकी नदी, नेपाल से लाई गई 60 मिलियन वर्ष पुरानी शालिग्राम चट्टानों से बनाई गई। ये भी ध्यान रखेगा कि ये नेपाल की 60 मिलियन वर्ष पुरानी शालिग्राम चट्टानों से मूर्तियां बनाई गई है। और ये जो घंटा है जो फिगर में देख सकते हैं, ये अष्ट धातु सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, टीन, लोहा और पारा से बना हुआ है। ये इतना सिंपली कम से कम 8 याद रखेगा। इसमें 8 धातुएं उपयोग की गई है और इसकी जो कुल वजन है वो लगभग 2100 kg है। ठीक है, और इसका जो आवाज जाता है वो लगभग 15 किलोमीटर
घंटी की जो आवाज है वो 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। तो मंदिर वास्तुकला की जो नागर शैली है, यह मंदिर वास्तुकला के लिए एक ऐसी शैली है जो 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास विकसित हुई थी और तब से उत्तर भारत में प्रचलित है। सभी हिंदू मंदिरों में मौजूद कुछ बुनियादी तत्वों के अलावा इस मंदिर शैली की अपनी कुछ अनूठी विशेषताएं भी है। ठीक है, अब देख लेते हैं हिंदू मंदिर के मूल तत्व क्या क्या है। ठीक है, ये नागर शैली के भी कुछ मूल तत्व हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसे गर्भगृह, इसे गर्भगृह के नाम से इसलिए जाना जाता है कि यह एक छोटा कमरा है जिसमें मंदिर के प्रमुख देवता रहते हैं। मंडप, यह एक पोर्टिको या फिर असेंबली हॉल को कहा जाता है। ठीक है, जो गर्भगृह की ओर जाता है। उसके बाद शिखर, इसका तात्पर्य है पर्वत जैसे शिखर पे। इसका आकार पिरामिड से लेकर वक्र रेखीय तक भिन्न हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे उसको डोनेट भी किया गया है इस फिगर में। ठीक है, तो ये फिगर भी ध्यान रखिएगा। वाहन किसे कहा जाता है, तो यह मुख्य देवता की सवारी या फिर वाहन को संदर्भित करता है। जैसे मान ली दुर्गा माँ है तो उनकी जो सवारी है शेर है। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि गणेश जी हैं, उनका चूहा है, तो इनके सवारी के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। उन्हीं के वाहन के रूप में उसको उपयोग किया जाता है और इसे गर्भगृह के ठीक सामने रखा गया है। अब नागर शैली के बारे में कुछ और प्रमुख विशेषताएं बताई जाती है, जैसे पंचायतन शैली, जिसमें मुख्य मंदिर परिसर के केंद्र में एक आयताकार चबूतरा बनाया गया है। इसके साथ ही मंदिर परिसर के चारों कोने पर 4 सहायक मंदिरें बने हैं जो आकार में छोटे हैं। हम लोगों ने पहले ही बात किया। ठीक है, सूर्यदेव मंदिर, गणेश मंदिर, उसके बाद दुर्गा माता का मंदिर, ठीक है, और भगवान शिव का मंदिर। इसमें और कुछ चीजें हैं, जैसे गर्भगृह के बाहर नदी देवियों जैसे गंगा, यमुना की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई। मंदिर का निर्माण आमतौर पर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया, हम लोगों ने पहले ही देख लिया। ठीक है, उसके नींव को। उसके बाद पोर्टिको में जहाँ पे हॉल बनाया गया है उसी की बात की जा रही है। पोर्टिको में स्तंभ युक्त दृष्टिकोण भी है। शिखर का ऊर्ध्वाधर सिरा एक क्षैतिज बांसुरीदार डिस्क के आकार का है। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। ठीक है, जिसे आमलक भी कहा जाता है। आमलक के शीर्ष पर एक गोलाकार आकृति रखी जाती है जिसे कलश कहा जाता है। ठीक है, यह नागर शैली की विशेषता है। तो गर्भगृह के चारों ओर एक चल मार्ग है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। ठीक है, तो राम मंदिर के निर्माण का क्या महत्व है, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे धार्मिक महत्व, राम मंदिर के निर्माण के पूरा होने के साथ हिंदू और मुसलमानों के बीच दशकों से चल रहे धार्मिक संघर्ष समाप्त हो गए। इससे देश में धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा। सांस्कृतिक महत्व क्या है, तो अयोध्या और राम मंदिर को देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार मंदिर का निर्माण जो है वो भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने और सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सामाजिक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भी इसका महत्व देखा जाता है। जैसे मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में धर्मार्थ संस्थान खुलने की उम्मीद है। सही बात है, वहाँ के आसपास के लोगों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाएंगे। ठीक है, तो ये संस्थाएं जो है वो समाज सेवा को बढ़ावा देगी। आर्थिक महत्व, राम मंदिर जो है वो हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में है और अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह बदले में क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा और रोजगार पैदा करेगा। बुनियादी ढांचागत महत्व, तो राम मंदिर के निर्माण ने अयोध्या क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस क्षेत्र में सड़कों और हवाई अड्डों जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना के बाद कुछ उद्योगों के आने की उम्मीद है। ठीक है, वहां पे और भी कंपनी आएगी जिससे और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, अब राम मंदिर निर्माण का जो प्रोजेक्ट है उसे हम क्या सीख सकते हैं, तो प्रौद्योगिकी इतना सुंदर बनाया गया है, इतना दूरदर्शिता रख के कि वो 2500 साल तक अडिग खड़ा रहे। ठीक है, तो ये जो सोच है कहीं ना कहीं ये दूरदर्शिता को दर्शाता है। ठीक है, तो प्रौद्योगिकियों का स्वदेशीकरण, मंदिर का निर्माण पूरी तरह से भारत की पारंपरिक और स्वदेशी तकनीक का उपयोग कर किया गया है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेश निर्माण प्रक्रिया और विवरणों को संरक्षित करने के लिए 3D मैपिंग और आभासी वास्तविकता VR, ठीक है, उन्नत डिजिटल दस्तावेजीकरण तकनीकों को नियोजित किया गया है और इसका उद्देश्य जो है वो भावी पीढ़ियों को तकनीकी रूप से उन्नत तरीके से मंदिर के निर्माण का अनुभव और अध्ययन करने में भी सक्षम बनाएगा। धर्मनिरपेक्षता, राम मंदिर के निर्माण में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोगों की भागीदारी ने राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को बढ़ावा दिया है। सांस्कृतिक एकता, भूमि पूजन समारोह में भारत
भर की लगभग 150 नदियों के पवित्र जल का उपयोग किया गया था और इस अनुष्ठान ने संकेत दिया कि मंदिर व्यापक सांस्कृतिक एकीकरण के प्रमाण के रूप में खड़ा है और भारतीय समाज की सबसे बुनियादी विशेषता विविधता में एकता को भी रेखांकित करता है। और सामाजिक समावेश क्या किया गया है इस मंदिर के द्वारा, तो दिव्यांगों और बुजुर्गों की सुविधा के लिए मंदिर में रैंप और लिफ्ट लगाया गया है। ठीक है, हर एक पहलू पे बारीकी से ध्यान दिया गया है इस मंदिर के निर्माण के लिए। आगे इसमें कहा जाता है कि पर्यावरणीय अस्थिरता, लगभग 70% जो एरिया है मंदिर का 70 एकड़ में, उसको हरित रखा गया है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, तो उसी की बात की जा रही है यहाँ पे कि पर्यावरणीय स्थिरता है इस मंदिर में। मंदिर के निर्माण में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, इको फ्रेंडली रखा गया है। इसके निर्माणात्मक पहलुओं में पर्यावरण और जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। जैसे मंदिर परिसर का 70% क्षेत्र हरा भरा छोड़ दिया गया है। स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्रियों और ऊर्जा कुशल डिजाइन तत्वों के उपयोग का उद्देश्य स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। संरक्षण के लिए क्या क्या किया गया है, तो मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल रखा गया है कि लंबे समय तक इस मंदिर के ज्ञान को संरक्षित रखा जा सकते, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए मंदिर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पारदर्शिता क्या है, तो मंदिर के निर्माण के दौरान प्रगति की रिपोर्ट देने की पूरी पारदर्शिता रखी गई। इससे भक्तों को जानकारी मिलती रही और वे मंदिर के विकास में लगे रहे। सांस्कृतिक कूटनीति क्या है, तो भगवान राम की प्रतिमा के अभिषेक समारोह में थाईलैंड की मिट्टी का भी उपयोग किया जाएगा। ठीक है, आज जो अभिषेक हो रहा है उसमें थाईलैंड की भी मिट्टी लाया गया है। एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में अयोध्या की सार्वभौमिक अपील को मजबूत करने के साथ साथ इस बात का भी प्रतीक है कि भगवान राम की विरासत भौगोलिक सीमाओं से परे है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं है, उनकी ख्याति सभी जगह है। तो इसी समय निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष में कहा जाता है केवल एक धार्मिक मंदिर से अधिक राम मंदिर जो है वो आस्था, इतिहास, स्थापत्य प्रतिभा के संगम का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर जो है वो भगवान राम की अस्थायी विरासत और राष्ट्र की सामूहिक भावना के प्रमाण के रूप में खड़ा है और यह उम्मीद की जाती है कि मंदिर भविष्य की पीढ़ियों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आकांक्षाओं का मार्गदर्शन करते हुए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करेगा। मंदिर का निर्माण जो है वो भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत है। तो ये निष्कर्ष भी बहुत ही अच्छा दिया गया। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि राम मंदिर के स्थान पर मस्जिद कब और कैसे बनाई गई थी, तो 1528 में बाबर एक सैनिक मीर बाकी राम मंदिर को नष्ट कर उसके अवशेष से मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, अयोध्या राम मंदिर का विवाद पहली बार अदालत में कब लाया गया, तो 1885 में पहली बार अयोध्या राम मंदिर का विवाद लाया गया अदालत में। ठीक है, 1885 में पहली बार मामला फैजाबाद जिला अदालत में पहुंचा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर विवाद को सुलझाने में अदालती लड़ाई कितने वर्षों तक चली, 134 वर्ष तक चली, ये याद रखिएगा। 102 साल फैजाबाद जिला अदालत में, 23 साल इलाहाबाद हाई कोर्ट में और 9 साल सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला। ठीक है, 134 साल। अयोध्या राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले जज कौन थे, ये हम लोग कल भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो वर्तमान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, उसके बाद तत्काल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे उस समय के रंजन गोगोई थे, और उसके पूर्व के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे S.A. बोम्डे थे, और पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण और S. अब्दुल नजीर, यही 5 जज थे। ठीक है, जिन्होंने इस तरह का ऐतिहासिक फैसला दिया था राम मंदिर के पक्ष में। उसके बाद राम मंदिर का पुनर्निर्माण कब से शुरू हुआ, तो 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया, नागर शैली में। राम मंदिर का जो लंबाई चौड़ाई हम लोग सब देख चुके हैं, लंबाई 350 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट। विष्णु पंचायतन के देवता कौन है, शिव। ठीक है, जो मुख्य देवता है वहां पे, जैसे चारों को नाम रखा गया है। ठीक है, शिव हो गए, माँ दुर्गा, हनुमान जी, गणेश जी और सूर्यदेव। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, विष्णु पंचायतन इन्हें बोला जाता है। तो भगवान रामलला की मूर्ति तराशने वाले शिल्पकार कौन है, तो अरुण योगीराज, ये नाम याद रखिएगा। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग किया गया है, तो उत्तरशील ग्राम पत्थर या फिर काला पत्थर भी कहा जा सकता है, ये याद रखिएगा।
रामलला की मूर्ति के लिए शालिग्राम पत्थर, ठीक है, जो कहीं ना कहीं नेपाल से संबंधित है और वो बहुत ही पुराना पत्थर है। अगला क्वेश्चन जो है, रामलला की मूर्ति का पत्थर कहाँ से लाया गया? तो नेपाल की गंडकी नदी से, ठीक है। उसके बाद राम मंदिर में कितने मंडप बनाए गए हैं? तो 5 याद रखिएगा। नृत्य मंडप, रंग मंडप, कीर्तन मंडप, प्रार्थना मंडप और सभा मंडप। रामलला का गर्भगृह किस मंडप के सामने है? तो सभा मंडप के। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान कौन है? ये नाम याद रखिएगा। सभी को लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं मुख्य यजमान, लेकिन डॉक्टर अनिल मिश्रा व उनकी धर्मपत्नी उषा मिश्रा ही हैं मुख्य यजमान, ठीक है। डॉक्टर मिश्रा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं, ठीक है। श्री राम मंदिर निर्माण का जिम्मा किस कंपनी के हाथ में है? तो L&T, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, ठीक है। राम मंदिर के निर्माण में कितना खर्च हुआ? तो प्राण प्रतिष्ठा तक हुए निर्माण में करीब 1100 करोड़ खर्च हुए हैं और कुल अनुमानित राशि जो है खर्च होने की उम्मीद की जा रही है लगभग 1400 करोड़ है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा राम मंदिर के बारे में जितनी चीजें थी सभी चीजें मैंने कवर कर दिया है। अगर कुछ छूट गया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि मच्छरों से लड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मॉस्किटो फिश, इसी को कहा जाता है मॉस्किटो फिश। ये जो फिश है, ठीक है, मच्छरों के लार्वा को खाकर मच्छरों को खत्म कर देता है, लेकिन इसकी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि और भी जो इंसेक्ट्स हैं और भी जो पारिस्थितिकी तंत्र है इंसेक्ट्स का, उनको ज्यादा तेजी से खत्म कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये आक्रामक प्रवृत्ति का है ये जीव, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ मच्छरों से लड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मॉस्किटो फिश भारत में आक्रामक हो गई है, ठीक है। जैसे ये 2 प्रजातियां जो है गम्बूशिया एफिनिश और गम्बूशिया होलब्रूकी, ये दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। वन्य जीव विज्ञान मच्छर मछली, उसी को कहा जाता है मॉस्किटो फिश, ठीक है, को 100 सबसे हानिकारक आक्रामक विदेशी प्रजातियों में से माना जा रहा है अभी वर्तमान समय। भारत में शोधकर्ताओं ने एक आनुवांशिक अध्ययन के आधार पर पाया है कि ये दोनों जो प्रजाति हैं वो देश भर में कई पारिस्थितिकी तंत्रों पर कब्जा कर लिए हैं, ठीक है, उसे समाप्त कर रहे हैं। पिछले कुछ महीने में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पंजाब में विभिन्न सरकार और गैर सरकारी संगठनों ने मच्छरों के खतरों को दूर करने के लिए स्थानीय जल निकायों मच्छर मछली छोड़ी थी। यही बात, इसी की कहा जाता है मॉस्किटो फिश, इसी को कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि वास्तव में विशाखापट्टनम में अधिकारी कुछ महीने पहले लगभग 20 लाख मॉस्किटो फिश छोड़ने के बाद अतिरिक्त 6 लाख, इतना तेजी से बढ़ गया कि कुछ ही महीनों में ये अतिरिक्त 6 लाख बढ़ गए, ठीक है। तो पिछली शताब्दी में दुनिया की जलवायु और आवास में उल्लेखनीय बदलाव आया है। लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया था और मच्छरों से संबंधित मच्छर जनित जितने भी बीमारियां हैं वो और तेजी से बढ़ने लगी। पहले साल में एक बार ही मच्छर का प्रकोप आता था, अभी क्लाइमेट चेंज के कारण अनेक प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव दिख जा रहे हैं। बारिश की अनियमितता, गर्मी की ज्यादा होना, ठंड ज्यादा नहीं होना, बर्फबारी नहीं होना, इन सभी कारणों के कारण मच्छर के लिए पनपने के लिए अनुकूल स्थितियां बन जाती है, जिसके कारण उसके जो जनित रोग होते हैं उसका फैलाव ज्यादा हो जा रहा है। उसी को रोकने के लिए इस तरह का मॉस्किटो फिश का उपयोग किया जा रहा है कि वो उसके लार्वे को खा जाता है और मच्छर को पनपने में कम करता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। तो आज ये बीमारियां जो है वो दुनिया भर के लगभग 150 से अधिक देशों में व्याप्त है मच्छर से संबंधित, जिससे लगभग 500 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हैं। अकेले भारत में लगभग 40 मिलियन व्यक्ति हर साल मच्छर जनित बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और मच्छर जनित बीमारियां कई दशकों से लगातार सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बनी हुई है, ठीक है। तो मॉस्किटो फिश होता क्या है? तो इस परिवेश में मच्छरों का जैविक नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1960 के दशक में इस तरह के दृष्टिकोण आए जिसमें मच्छरों के लार्वा को खाने के लिए मीठे पानी के पारिस्थितिकीय तंत्र में मॉस्किटो फिश को शामिल किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। और कीटनाशकों, जैसे कि जितने भी हम लोग कीटनाशक उपयोग करते थे मच्छर के पनपने को रोकने के लिए, ठीक है, उसके प्रसार को रोकने के लिए, उससे अनेक बीमारियां होती थी, मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था, उसके या फिर कंटामिनेटेड वाटर, पानी दूषित हो जाता था, ठीक है, इसी कारण भी बहुत बीमारियां होती थी। उसी के लिए सबसे अच्छा उपाय निकाला गया इस तरह के मॉस्किटो फिश का उपयोग करना, जिससे कि हम लोग अपना पारिस्थितिकी तंत्र को भी बचा सके और मानवीय स्वास्थ्य को भी बचा सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्थितियां बिगड़ रही है क्योंकि वो बहुत से जीव जंतु के पारिस्थितिकी तंत्र पे खतरा बना हुआ है मॉस्किटो मछली के द्वारा, ठीक है। मॉस्किटो मछली के द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है, जिसको अब
प्रतिबंधित करने की बात की जा रही है, जिसमें से कई को पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ माना गया है। यहाँ पे मेनली जो है मॉस्किटो फिश जो है मुख्यतः जो है मछलियों के शिकार करने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका एक और कारण है कि वो इतना तेजी से इसलिए फैल रहा है मीठे पानी में क्योंकि उसकी जो मजबूत अनुकूलनशीलता है और उतार चढ़ाव वाली जितने भी मौसम हमारे भारत में होते हैं, ठंडा गर्मी, उसको बहुत अच्छे तरीके से सहने में सक्षम है। तो इसी कहा जाता है पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए उच्च सहनशीलता है इन मॉस्किटो फिश में, जिसके कारण इनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं चिंता का कारण बना हुआ है। ठीक है, तो क्या भारत में मॉस्किटो फिश का प्रयोग किया जाता है? हाँ, भारत में ही प्रयोग किया जाता है। जैसा कि कहा जाता है आईसीएमआर के द्वारा भारत का नोडल चिकित्सा अनुसंधान संगठन देश में मच्छर प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विशेष रूप से मच्छर जनित बीमारियों को नियंत्रित करने और प्रभावी, तो ये ध्यान रखिएगा आईसीएमआर की बात की जा रही है, उसी ने इस तरह का अनुसंधान किया था। और 1928 में ब्रिटिश शासन के दौरान गम्बूशिया मॉस्किटो फिश जो है उसको पहली बार भारत में पेश किया गया था और बाद में भारत में अन्य निजी संगठनों के साथ साथ आईसीएमआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, इन सभी ने रिकमेंड किया कि मच्छरों को रोकने के लिए यह सबसे अच्छा तकनीक है कि मॉस्किटो फिश का उपयोग किया जाए। तो आज अमेरिकी कहानी की तरह गम्बूशिया जो है वो भारत में भी व्यापक हो गया है, जिससे देश भर में विभिन्न आवासों में, ठीक है, विभिन्न जीव जंतुओं के आवास पे खतरा उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो रणनीति नेक इरादे से बनाई गई थी, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ है, जिससे गंभीर पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई है और इसे जल्द से जल्द कंट्रोल करने की जरूरत है क्योंकि उसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो मॉस्किटो फिश जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? हाल ही में भारत में गम्बूशिया प्रजाति के भीतर हैप्लोटाइप्स और जीनोटाइप की विविधता की जांच की गई। हैप्लोटाइप जो है वो डीएनए वेरिएंट है जो एक साथ विरासत में मिलने की संभावना है और जो जीनोटाइप है एक जीव की संपूर्ण आनुवांशिक सामग्री है। ठीक है, इसी के लिए ये दोनों चीजें जांच की गई। ठीक है, तो इसी में एक उदाहरण दिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में शुरू की गई मॉस्किटो फिश के कारण लाल पंख वाली नीली आंख, जो कि एक स्थानीय मछली प्रजाति है, के स्थानीय विलुप्त होने का कारण बनी। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि मॉस्किटो फिश के कारण जो है इस तरह का एक जीव पूरा का पूरा विलुप्त हो गया। उन्हें देसी मछलियों और मेढकों के अंडे और लार्वा का शिकार करते हुए देखा गया है। तो न्यूजीलैंड के एक अध्ययन में गम्बूशिया द्वारा उसकी मूल जलीय जैव विविधता के लिए उत्पन्न खतरा पर प्रकाश डाला है। तो भारत में भी कुछ रिपोर्ट में गम्बूशिया की शुरुआत के बाद माइक्रोहिला टैडपोल में गिरावट का संकेत मिला है। ये भी ध्यान रखिएगा, माइक्रोहिला टैडपोल एक ऐसा ही प्रजाति है, जैसा जल में जीव होते हैं उसी तरह जलीय जीव है ये माइक्रोहिला टैडपोल। माइक्रोहिला टैडपोल इस तरह के होते हैं जैसे कि ये है और यहाँ पे उसका मुंह होता है, मुख्यतः जो है ये पानी के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो इसको भी प्रभावित कर रहा है इस तरह का मॉस्किटो फिश, तो ये ध्यान रखिएगा माइक्रोहिला टैडपोल, ये भी पूछा जा सकता है। नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा रहा है? तो पहले में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र से संबंधित है, जो मच्छरों के प्रबंधन के लिए गम्बूशिया और पोइसीलिया मछलियों के उपयोग के लिए अपनी वेबसाइट से इस तरह के सिफारिश को हटाए। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा कहा जा रहा था कि मच्छरों का नियंत्रण करने के लिए इस तरह का मॉस्किटो फिश का उपयोग किया जाए, इसको इस सिफारिश को हटाने की बात की जा रही है। दूसरा कहा जा रहा है कि प्रभावी मच्छर नियंत्रण करने के लिए गम्बूशिया का विकल्प स्थानीय समाधान से आना चाहिए। विशेषज्ञों ने नदी घाटियों पर ध्यान देने के साथ साथ मच्छर जीव विज्ञानी, आक्रमण परिस्थितिकी विज्ञानी और मछली वर्गीकरण वैज्ञानिकों के बीच सहयोग का सुझाव दिया है। ठीक है, इसको नया विकल्प ढूंढने की बात की जाएगी कि मच्छर को कैसे नियंत्रित किया जाए। ये सही आइडिया नहीं है मॉस्किटो फिश जो है, क्योंकि वो बहुत से जलीय जीव को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहा है। साथ में वे प्रत्येक बेसिन में देसी मछली प्रजातियों की सूची संकलित कर रहे हैं कि कोई विलुप्त तो नहीं हुआ है। ठीक है, जो मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करने में सक्षम हो। ठीक है, और भी नए विकल्प ढूंढे जा रहे हैं जो मच्छरों के लार्वा को खाने में सक्षम हो। तो फिर इन सूचियों के आधार पर आधिकारिक आक्रामक विदेशी प्रजातियों द्वारा उत्पन्न पारिस्थितिकी प्रभाव के जोखिम को दरकिनार करते हुए संबंधित प्रजातियों को प्राकृतिक प्रवास में छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल मॉस्किटो फिश के बारे में। ध्यान रखिएगा और एक चीज याद रखिएगा, ये माइक्रोहिला टैडपोल, ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, और गम्बूशिया बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है पेम्बा प्रभाव क्या होता है। मेनली जो है यही पूछा जाता है कि पेम्बा प्रभाव क्या है।
तो यह मुख्यतः जो है इसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी ज्यादा तेजी से जम जाता है। ठीक है, इसमें क्लियर कहा जाता है द इफेक्ट इज दैट हॉट वाटर कैन फ्रीज फास्टर देन कोल्ड वाटर इन सिमिलर कंडीशन। इसी को कहा जाता है पेम्बा प्रभाव, पेम्बा इफेक्ट। अब पेम्बा पी से शुरू नहीं होता है, एम से शुरू होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी जल्दी तेजी से जम जाता है और यह घटना तापमान पर निर्भर करता है। इस प्रभाव का नाम जो है एरास्टो पेम्बा, जिनका जन्म 1950 के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने इसकी खोज 1963 में की थी। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं पेम्बा प्रभाव के बारे में। ठीक है, इसी समय एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गर्म और ठंडे पानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है ठंडा पानी गर्म पानी की तुलना में तेजी से जमता है, और दूसरा स्टेटमेंट है इस घटना या प्रभाव को पेम्बा प्रभाव के रूप में जाना जाता है। तो ये दोनों गलत है, इसको पेम्बा प्रभाव के रूप में नहीं जाना जाता, क्योंकि पेम्बा प्रभाव में जो होता है वो गर्म पानी ज्यादा तेजी से जम जाता है ठंडे पानी की तुलना में, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए, कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरा जो पीडीएफ दिया गया है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक, आप उससे इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।